हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, अर्थात आरएच रक्त समूह क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप जो है उसको जनरली दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसका वर्गीकरण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के अनुसार किया गया है। आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है एबीओ ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है। यदि ए एंटीजन होता है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन होता है तो बी ब्लड ग्रुप, और अगर दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं तो ऐसा ब्लड ग्रुप कहलाता है एबी, और दोनों ही एंटीजन मौजूद नहीं हो तो उसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है, इसकी अगर विस्तृत जानकारी आपने अब तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं ली है तो जो वीडियो है पिछला उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप जो है चैनल के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसके अंदर सिर्फ आपको आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया जाएगा, जिसमें क्योंकि पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आरएच ब्लड ग्रुप जो है वो जनरली आरबीसी की सतह पर उपस्थित एक एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं आरएच एंटीजन। उसकी प्रेजेंस के आधार पर, उसकी उपस्थिति के आधार पर किया गया है। ये जो आरएच एंटीजन है ये एक्चुअल में सबसे पहले बताया गया था, इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1930 में दो साइंटिस्ट लैंडस्टीनर और वीनर। लैंडस्टीनर जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी बताया था, उनके ही सहयोगी वैज्ञानिक वीनर जो है इन्होंने सबसे पहले मकाका रीसस नामक एक बंदर जो है उस बंदर की आरबीसी के ऊपर इस आरएच एंटीजन को खोजा था। आरएच एंटीजन के अंदर आरएच का मतलब होता है रीसस। ठीक है, और रीसस जो है वो मकाका रीसस नामक बंदर के नाम से लिया गया है। तो इस एंटीजन को मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर उपस्थित होने के कारण से इसको रीसस एंटीजन या आरएच एंटीजन नाम दिया गया। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि ये जो है मनुष्यों के अंदर भी मनुष्यों की आरबीसी के ऊपर भी मौजूद होता है। मनुष्यों के अंदर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी पर ये पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। हालांकि नहीं पाया जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिन मनुष्यों में आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है तो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है, और जिनके अंदर यह नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। जनरली जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि फला तेरा ब्लड ग्रुप क्या है या फला का ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम कहते हैं ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप, तो जैसे मान लो हम कह रहे हैं ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव का मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप तो ए बी है, लेकिन पॉजिटिव सेंस है वो ये दर्शाता है कि आरएच एंटीजन भी उसकी आरबीसी पर मौजूद है। तो ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप जो है उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो निर्धारण होता है वो आरएच एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर होता है। अगर आरएच एंटीजन जो है वो आरबीसी की सतह पर मौजूद होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और अगर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें ए नेगेटिव है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसकी आरबीसी पर एंटीजन जो है आरएच एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है। कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा उसकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी आंकड़ों पर नजर डालें, डाटा के अकॉर्डिंग देखें, तो जो वर्ल्ड की अगर हम पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन मौजूद होता है उनकी संख्या है लगभग 85 से 90%। पूरी दुनिया में 85 से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, यानी जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर नेगेटिव वालों की बात करें तो उनकी संख्या होती है लगभग 10 से 15%। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के अंदर जितने लोग हैं उनके अंदर लगभग 90 से 95% जनता ऐसी है, 90 से 95% लोग ऐसे हैं जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, अर्थात उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और 5 से 10% लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी आरबीसी पर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं होता, अर्थात उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो ये पता चल रहा है कि नेगेटिव वाले जो लोग हैं उनकी संख्या, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों की संख्या जो है वो बहुत ही कम होगी। अगर आप 100
100 व्यक्तियों के अंदर जो है हाथ खड़ा कराओगे कि भाई आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं, तो बहुत ही कम लोग जो है वो नेगेटिव वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, ये डाटा जो आपको बताया गया है वो इसी के आधार पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही आगे इससे फर्क क्या पड़ता है कि RH एंटीजन जो है वो उपस्थित है अनुपस्थित है, इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे मान लो कोई, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब हम रक्त आदान करते हैं, रक्त एक दूसरे को देते या लेते समय जो है हमें इस बात का ध्यान होना जरूरी है कि ब्लड जो है वो समान हो, यानी पॉजिटिव, अगर हम कोई किसी का पॉजिटिव वाले का ब्लड ले रहे हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम मान लो, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, ठीक है, और वो दूसरे वाले व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है अगर ब्लड दे रहा है, तो वैसे देखा जाए तो AB दोनों का ब्लड ग्रुप समान है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, यानी जिसका पॉजिटिव है उसके RBC पर RH एंटीजन मौजूद है और जिसका नेगेटिव है उसके RBC पर RH एंटीजन मौजूद नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दोस्तों जो दाता है उसके ब्लड के साथ RBC की सतह पर मौजूद RH एंटीजन जो है वो ग्राही के शरीर में जाएगा, रिसेप्टर की बॉडी में जाएगा। रिसेप्टर की बॉडी के अंदर RH एंटीजन मौजूद नहीं है। जब RH एंटीजन मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो दाता है उस दाता का जो RH एंटीजन वहां जाएगा तो उसके शरीर के अंदर IgM प्रकार की एक एंटीबॉडी उत्पन्न होगी। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां मैंने एक नया वर्ड बोला है IgM। ये अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी होती है। जनरली एंटीबॉडीज को 5 प्रकार में से वर्गीकृत किया गया है। अभी एंटीबॉडीज के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर हम एंटीबॉडी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, तब आपको बताएंगे कि एंटीबॉडी जो है वो जनरली 5 प्रकार की होती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। यहाँ IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी के ऊपर पाया जाए या एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक प्रोटीन होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, तो उसी की बिहाफ पर यहाँ IgG आ रहा है। ठीक है, तो IgM प्रकार की एंटीबॉडी ग्राही के शरीर में जब उत्पन्न होती है तो वो IgM एंटीबॉडी जो है वो सामान्यतया जो दाता का जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो RH एंटीजन मौजूद है उस RH एंटीजन पर अटैक करती है, क्योंकि जनरली RH एंटीजन जो ग्राही है उसके शरीर में मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं होने के कारण से ये उसको पहचानने से इनकार कर देती है, भाई हमारी शरीर का तो है नहीं, तो उस कंडीशन में बाहरी है यानी फॉरेनर है, और बाहरी के ऊपर ये एंटीबॉडी जैसी IgM एंटीबॉडी जैसी अटैक करती है तो उस कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, और एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, और एग्लूटिनेशन के अंदर क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में भी आपसे चर्चा की है कि एग्लूटिनेशन के अंदर जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है वो एक जगह है समूहीकृत हो जाती है, एक जगह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है, और उसके कारण से जो पेशेंट है उसकी मौत हो जाती है, यानी जो ग्राही है जिसने ब्लड लिया है उसकी मौत हो जाती है। तो यहां ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले को अपना ब्लड जो है वो नहीं दे सकता। जैसे अगर हम बात करें A पॉजिटिव वाला है तो वो अपना ब्लड A नेगेटिव को नहीं दे सकता। एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों, यहां नहीं देने का सेंस ये है कि जैसे मान लो अगर लाइफ में पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और दूसरे वाला जो लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, अगर देने वाला और लेने वाला जैसे मान लो जो ब्लड ले रहा है वो अपनी लाइफ में पहली बार जो है पॉजिटिव वाला ब्लड ले रहा है, पहली बार पॉजिटिव वाला ब्लड ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस ग्राही के शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हालांकि उसके शरीर में IgM एंटीबॉडी जरूर बनेगी, लेकिन उस कंडीशन में वो इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। कब होगी प्रभावशाली वो, अगर दूसरी मर्तबा जीवन में फिर कभी अगर उसी ग्राही ने किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो ग्राही है उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है RH एंटीजन के खिलाफ, जो IgM एंटीबॉडी बनी हुई है, वो एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देंगी, यानी एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होगी जिसकी वजह से ग्राही की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ग्राही के अंदर हिमोलाइसिस की कंडीशन हो सकती है। हिमोलाइसिस का मतलब होता है रुधिर लयनता, आम भाषा में कहते हैं खून का पानी होना। ठीक है, रुधिर लयनता में होता क्या है, एक्चुअल में जो RBC होती है वो रफ्चर हो जाती है, RBC नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। तो वो हीमोलाइसिस किस कारण से होता है,
हिमोलाइसिस जो है वो आरएच कारकों की या आरएच ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटिबिलिटी के कारण से उत्पन्न होता है, यानी आरएच कारकों की असंगतता होती है, मिसमैचिंग जो होती है उसके कारण से उत्पन्न होने वाली एक जटिल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी अगर कोई पॉजिटिव वाला जो है वो अपना ब्लड जो है वो नेगेटिव वाले को देगा तो उस कंडीशन में हिमोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इससे ये पता चल जाता है कि एक पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना ब्लड जीवन में कितनी बार दे सकता है? एक बार दे सकता है। दूसरी बार अगर वही ब्लड उसको दिया जाएगा तो उस कंडीशन में हिमोलाइसिस की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार वो अपना ब्लड दे सकता है, दूसरी मर्तबा अगर वो ब्लड देगा तो हिमोलाइसिस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक चीज और ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो आरएच एंटीजन है ये जनरली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आरएच एंटीजन के अंदर 5 प्रकार हैं। एक तो आरएच डी होता है, आरएच ई होता है, आरएच स्मॉल ई होता है, आरएच कैपिटल सी होता है और आरएच स्मॉल सी होता है। ठीक है ना, ये 5 प्रकार के आरएच एंटीजन होते हैं। मनुष्यों के अंदर सबसे ज्यादा जो एक तरीके से रिपीटेशन होती है जिस आरएच एंटीजन की, वो है आरएच डी। ठीक है, आरएच डी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड ग्रुप की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के लिए जनरली आरएच डी जो आरएच है, आरएच एंटीजन है वो इंपॉर्टेंट है। डी टाइप का जो एंटीजन है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से प्रकार के आरएच एंटीजन की आवृत्ति मनुष्य में सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है आरएच डी की। ठीक है, आरएच डी के अंदर ध्यान देना इसकी जो आवृत्ति है, इसकी जो रिपीटेशन है इसका मनुष्य के अंदर वो लगभग 85% होता है। ठीक है, और इसी के कारण से ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आरएच कारक जो है इसके कारण से एक कंडीशन और उत्पन्न होती है। ठीक है, आरएच एंटीजन जो है इसके कारण, आरएच मिसमैचिंग जो है इसके कारण से एक कंडीशन और उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी गर्भ रक्ताणु कोरता। गर्भ रक्ताणु कोरता क्या है, आइए इसको समझते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस अर्थात गर्भ रक्ताणु कोरता के बारे में अगर हम बात करें तो ये जनरली आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला की संतानों में होने वाली प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर अगर कोई आरएच पॉजिटिव पुरुष जो है वो आरएच नेगेटिव महिला से शादी करता है तो उसकी संतान के अंदर ये प्रॉब्लम जनरली देखी जाती है। क्या होता है इसके अंदर, जनरली आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला जो है उनकी सभी संतानें जो है वो जनरली आरएच पॉजिटिव ही होती है, यानी उनका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला से शादी करेगा तो उनकी सभी संतानें जो है वो जनरली आरएच पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव रक्त समूह वाली ही होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी जो पहली संतान होती है उस पहली संतान का जन्म तो सामान्य तरीके से हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब पहली संतान का जन्म होता है यानी डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो प्लेसेंटा टूटता है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक ऐसी परत होती है शिशु के चारों ओर जो जनरली शिशु को मां के शरीर से पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, मां के शरीर से पोषक तत्व जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, एक तरीके से सेतु ब्रिज का कार्य करती है, मां के शरीर और शिशु के बीच में जो ब्रिज होता है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, आगे विस्तृत जानकारी हम लेंगे प्लेसेंटा के बारे में, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उस दौरान जो है हम प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जब पहली डिलीवरी होती है तो उस दौरान प्लेसेंटल बैरियर टूटता है, यानी जो प्लेसेंटा है वो टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा तभी शिशु बाहर आएगा। प्लेसेंटा जब टूटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये चांसेस लगभग 99% चांसेस रहता है कि शिशु के ब्लड का कुछ भाग या ब्लड के कुछ कतरे जो है वो माता के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब माता के ब्लड के अंदर शिशु का ब्लड चला जाता है, शिशु तो बाहर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शिशु का ब्लड पॉजिटिव है और वो अगर माता के शरीर में रह जाता है तो माता के शरीर के अंदर यानी महिला के शरीर के अंदर जो है आरएच जो पॉजिटिव जो आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं। ठीक है, और वो एंटीबॉडी जो है वो परमानेंट स्थायी हो जाते हैं माता के शरीर में। ठीक है, दूसरी बार क्या होता है, जब महिला जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर वो जो पॉजिटिव फीटस है, जो पॉजिटिव भ्रूण जो है, आरएच पॉजिटिव भ्रूण जो है वो महिला के गर्भाशय में जैसे ही स्थापित होता है, इंप्लांट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जनरली महिला के शरीर में बने हुए जो आरएच डी के खिलाफ एंटीबॉडी हैं वो एंटीबॉडी
उस भ्रूण की आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। भ्रूण की आरबीसी पर अटैक करने पर भ्रूण की आरबीसी को ये नष्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में भ्रूण की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है, शिशु की गर्भाशय में ही मौत हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो शिशु होता है वो जनरली अगर मौत नहीं होती है तो वो जब जन्म लेता है तो वो पीलिया से, खतरनाक जॉन्डिस से ग्रसित होता है, या फिर इसको हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, यानी उसके अंदर आरबीसी की कमी होती है या आरबीसी जो है वो बनती है और तुरंत ही नष्ट होने लगती है। ऐसी कंडीशन जो है वो जनरली उस शिशु के अंदर देखी जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जनरली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक ऐसी स्थिति है जो एक पॉजिटिव रक्त समूह वाले पुरुष के पॉजिटिव रक्त समूह वाले पुरुष और नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला की संतानों में उत्पन्न होती है। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने के लिए जनरली अगर ये पता चल जाता है कि भाई फला जो है मतलब पति पत्नी जो है उनको पता रहता है कि भाई मेरी पत्नी का, जिस पति को पता रहे कि मेरी पत्नी का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, तो पहली डिलीवरी के तुरंत बाद में जो है प्रकार की एक एंटीबॉडी होती है उसका टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के भीतर भीतर जो है ये टीका लगना चाहिए। तो उस टीके के जरिए से एक ऐसी एंटीबॉडी माता के, उस महिला के शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाई जाती है जो माता के शरीर में शिशु का ब्लड जो मिक्स हुआ है उस ब्लड के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। किस प्रकार करेगी? ये एंटीबॉडी टीके के साथ दी जाती है और वो टीके के साथ दी गई एंटीबॉडी जो है वो जनरली माता के शरीर में शिशु का जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उस RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन जो होता है उस RH एंटीजन के खिलाफ कार्रवाई करके उसको नष्ट कर देती है। जिससे क्या होता है, अगली प्रेगनेंसी के लिए माता का गर्भाशय जो है वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, यानी अगली बार जब महिला प्रेग्नेंट होगी और उसका शिशु जो है वो अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला भी होगा तो इस प्रकार की कंडीशन यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर ये टीका लगना चाहिए। और ये जो टीका होता है जिसमें की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रोहगाम एंटीबॉडी के जरिए माता के शरीर में, महिला के शरीर में जो है कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है, एम बोल दो या anti-RSD एंटीबॉडी बोल दो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गई इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की कंडीशन। तो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव रक्त समूह वाला पुरुष जो है वो अगर नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला से विवाह करेगा तो उन्हीं की संतानों में ये स्थिति उत्पन्न होगी। अगर महिला का रक्त समूह पॉजिटिव है, पुरुष का नेगेटिव है, तो ये कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उस कंडीशन में शिशु जो है वो पॉजिटिव रक्त समूह वाला होगा और महिला भी पॉजिटिव रक्त समूह वाली होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में पुरुष के रक्त समूह से कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव है और महिला का रक्त समूह नेगेटिव है तो ही ये कंडीशन, ये स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। दोनों का पॉजिटिव है तब भी ये स्थिति नहीं होगी और दोनों का नेगेटिव है तब भी ये कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। तो ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो शादी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है, यानी RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला, RH पॉजिटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, RH नेगेटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला। तो उस कंडीशन में ध्यान देना, अगर पुरुष पॉजिटिव है और महिला नेगेटिव है तो ये जोड़ा जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवाह योग्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के एतबार से पूछा जाता है। जनरली इससे बचाव का उपाय भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं RH एंटीजन के बिहार पर, हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा रक्त समूह जो है वो कौन से रक्त समूह को दिया जा सकता है। जनरली जैसे हम बात करें A पॉजिटिव रक्त समूह, तो A पॉजिटिव रक्त समूह जो है, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह A पॉजिटिव है तो वो अपना ब्लड जो है वो A पॉजिटिव वाले को तो दे ही सकता है। इसके साथ ही वो अपना ब्लड ग्रुप जो है, वो अपना ब्लड जो है वो AB पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। A पॉजिटिव वाला अपना ब्लड A पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक इसी प्रकार B रक्त समूह वाला, B पॉजिटिव वाला है, वो अपना ब्लड ग्रुप वो अपना रक्त जो है वो B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है। इसी प्रकार AB पॉजिटिव वाले का ध्यान देना, AB पॉजिटिव वाला केवल और केवल अपना ब्लड किसको दे सकता है? AB पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, क्यों दे सकता है? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और अगर वो AB नेगेटिव को देगा तो पीछे अभी हमने बात की थी जो हीमोलाइसिस की कंडीशन है वो उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार O पॉजिटिव वाला है वो अपना ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव को दे सकता है, AB पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है और O पॉजिटिव को तो देना ही देना। इसके बाद अगर हम नेगेटिव के संदर्भ में बात करें
तो ए नेगेटिव वाला है वो अपना ब्लड ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ए नेगेटिव है तो उसके ब्लड के अंदर जनरली ए जो आरएच एंटीजन है वो तो है नहीं, तो इस वजह से वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक है, और ए बी को तो देना ही देना, क्योंकि ए बी जो है वो वैसे भी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बी नेगेटिव है, वो भी इसी प्रकार से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें ए बी नेगेटिव के बारे में तो ए बी नेगेटिव वाला है वो अपना ब्लड ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, इसके अलावा किसी को अपना ब्लड नहीं देगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है ओ नेगेटिव। ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला जो है वो अपना ब्लड जितने भी पॉजिटिव है, चाहे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इसके अलावा जितने भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इन सभी को अपना ब्लड दे सकता है। कौन? ओ नेगेटिव। ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के तहत कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ओ यूनिवर्सल डोनर तो है ही, साथ ही उसमें आरएच एंटीजन भी नहीं है कि उसके अंदर जनरली जो एंटीबॉडी एंटीजन है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन पाए जाते हैं वो एंटीजन भी नहीं है और आरएच एंटीजन भी नहीं है। इस वजह से उसका रक्त अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो किसी प्रकार की कोई विपरीत क्रिया नहीं होगी। इस वजह से ओ नेगेटिव जो है वो अपना ब्लड सभी को दे सकता है। इसी वजह से ओ नेगेटिव जो है इसको सामान्यतः 100% यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब 100% यूनिवर्सल डोनर, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसी प्रकार सार्वभौमिक जो ग्राही है, 100% सार्वभौमिक ग्राही कौन सा होता है? तो 100% सार्वभौमिक ग्राही जो है वो होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला अपना ब्लड सभी का, जो ए बी पॉजिटिव वाला है वो सभी का ब्लड ले सकता है, चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे ए नेगेटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे बी नेगेटिव हो, चाहे ए बी पॉजिटिव हो, चाहे ए बी नेगेटिव हो और ओ पॉजिटिव और चाहे ओ नेगेटिव, सभी का ब्लड ले लेने के कारण से ए बी पॉजिटिव जो है इसको सामान्यतः 100% ग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल 100% यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 100% यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है और 100% यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तो 100% यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है और 100% यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो ए बी पॉजिटिव होता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के आधार पर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ध्यान रखना है। इसी के भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर, जैसे पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो होता है ओ पॉजिटिव। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड जो है वो ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव कैसे? ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने भी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है उनके अंदर पूरी दुनिया में लगभग 37 से 38% ब्लड ग्रुप पाया जाता है ओ। ठीक है, अब आपको पता है कि ओ है तो ओ के अंदर पॉजिटिव वाला ही ज्यादा होगा। क्यों होगा पॉजिटिव वाला ज्यादा? वो हमने अभी बात की है कि आरएच पॉजिटिव वाले लोगों की संख्या आरएच नेगेटिव वालों से ज्यादा है। तो ओ पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है और जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव, वो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला ब्लड है। ठीक है, पूरी दुनिया के संदर्भ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो माता का ब्लड जो है वो ए बी है और पिता का ब्लड जो है वो ए है या बी है, जो भी है, तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी के आधार पर। ठीक है, रक्त समूहों की वंशागति के आधार पर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।